गुड मॉर्निंग प्रिय अध्ययन छात्रों। मुबारकबाद की सबसे अच्छी बात है, अध्ययन बहुत दिन बाद लाइव आई और कहीं ना कहीं से हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लोग जुड़ भी रहे हैं, लाभ भी होगा। सबसे पहले मैं इस वीडियो में एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, एक बात की बार बार आप सब शिकायत कर रहे हैं कि इमरान सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जो क्वालिटी ऑडियो देख रहे हैं, क्वालिटी ऑटो आप 144 देख रहे हैं। क्वालिटी ऑटो पे आप जाएंगे, उसको 480 करेंगे, 360 करेंगे, अपने आप वीडियो क्लियर हो जाएगा। सबसे न्यूनतम मानक पे देखेंगे तो वीडियो कभी भी सही आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड है, तो ये प्रॉब्लम आपको होगी। सारे लोगों को गुड मॉर्निंग। समय बहुत व्यतीत नहीं किया जाएगा, पढ़ाने फोकस किया जाएगा। पुरानी क्लासेस हमारी सारी प्लेलिस्ट में जाती जा रही हैं परमानेंट, वो लेखपाल के लिए, दरोगा के लिए, आपके लिए फ़ायदा होगा। कल से और भी अच्छी तरीके से हम चीज़ों को लेकर आएंगे। मैथ की भी क्लास आपकी चालू हो गई ओम मिश्रा सर के द्वारा। मैं अपना मोबाइल अब रख रहा हूं, अब क्लास पर हम सब कंटिन्यू बात करेंगे। धन्यवाद। आज हमारी आपकी जो हिंदी में एक बड़ा पोर्शन है जिसका नाम है शब्द। फिर मैं कह रहा हूं, क्वालिटी ऑटो आप जब 480 या 308 नहीं करेंगे, 144 देखने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने मूर्खता का परिचय दे रहे हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ऑडियो जा रहा होगा, इसको सुन के जान लीजिए आप सब। शब्द का बहुत शॉर्ट में समझते चलिए, बहुत लॉन्ग में नहीं जाना हमको सबको। शब्द वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे मैं पिछले वाली क्लास में आपको, जब आप वीडियो देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, अध्ययन अकेडमी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें आपको ऑलरेडी वर्ण, जिसे आप अक्षर कहते हो, मिल जाएगा। अक्षरों के या वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। कोई डाउट नहीं होगा ना? वर्ण या अक्षर, रा धनमा, रा और मा दो वर्ण हैं और दोनों मिलकर एक शब्द बनेगा जिसका नाम होगा राम। क्लियर है? मैंने कहा शब्द मूलतः दो प्रकार के होते हैं। साधारण भाषा में आप शब्दों को दो प्रकार में बांटते हो, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक परिभाषा नहीं लिखा हूं, डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखा हूं, जहां परिभाषा की जरूरत है वहीं परिभाषा लिखा हूं। मैंने कहा सार्थक शब्द, परिभाषा मैं रिपीट कर रहा हूं, मिला लीजिएगा। वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, जो सार्थक रूप से हो, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, नगर, शहर, पुल, इनका कोई ना कोई अर्थ है, ये सार्थक शब्द कहलाएंगे। और निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई भी अर्थ न निकलता हो, उनका प्रयोग केवल बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने के लिए किया जाता हो, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। मैंने कहा धम, मैंने कहा छम, मैंने कहा फुर्र, मैंने कहा सुर्र, मैंने कहा टन। मैंने कहा धम, मैंने कहा छम, मैंने कहा फुर्र, मैंने कहा सुर्र, मैंने कहा टन। मैंने यह कहने की कोशिश की, एग्जाम्पल समझिए और अच्छी तरीके से। राम गिरा धम्म से, तो राम गिर रहा था, धम क्या हो रहा था? धम वाक्य को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहा था, इसका कोई सार्थक शब्द नहीं है, निरर्थक है। मैंने कहा छम, मैंने कहा पायल बजी छम से, तो पायल तो बज रही थी, छम क्या हो रहा था? ये बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहा है। मैंने कहा चिड़िया उड़ी फुर्र से, चिड़िया उड़ रही थी, फुर्र कोई शब्द उसमें नहीं था। मैंने कहा सांप गया सुर्र से, सांप जा रहा था, सुर्र कोई मतलब नहीं था। घंटा बजा टन से, घंटा बज रहा था, टन का कोई मतलब नहीं था। ये सब निरर्थक शब्द हैं, इनका प्रयोग बात को बढ़ा चढ़ाकर करने के लिए किया जाता है। बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं, कायदे समझिएगा। बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं। पूछा जाएगा बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, बता तीन भेद। पूछा कौन कौन से? रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ यौगिक शब्द या यौगिक रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, रूढ़ का मतलब ही होता है जो किसी दूसरे के नियमों को फॉलो ना करे। रूढ़ का मतलब होता है जो दूसरे के नियमों में अपने में सम्मिलित ना करे। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द की परिभाषा सुनिए, उदाहरण सामने है। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द के योग से मिलकर ना बने। वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द के योग से मिलकर ना बने, उन्हें हम रूढ़ि शब्द कहते हैं, जो दूसरे को अपने शब्द में समाहित ना करें। मैंने कहा आग, यह अकेला शब्द, दो शब्द हैं, दो अक्षर हैं, दो वर्ण हैं, मगर शब्द अकेला है। आग में दो शब्दों का योग नहीं, दो वर्णों का योग हो सकता है। नगर अकेला शब्द है, दो शब्दों का योग नहीं है। कलम अकेला शब्द है, दो शब्द योग
नहीं, सिपाही अकेला शब्द दो शब्दों का योग नहीं है। तो इसका मतलब वे शब्द जो अकेले बने हो, उनका किसी दूसरे शब्द के योग से मिलकर न बने हो, उन्हें हम रूढ़ि शब्द कहते हैं। नंबर 2 यौगिक शब्द। मैंने कहा वे शब्द, यौगिक का मतलब ही योग होता है ना। वे शब्द जो दो शब्दों के योग से मिलकर बने हो, वे शब्द जो दो शब्दों के योग से मिलकर बने हो। जैसे विद्यालय, विद्याधन, आलय। विद्यालय एक शब्द हुआ, आलय दूसरा शब्द हुआ, दो शब्दों का योग मिलकर क्या बना? यौगिक शब्द बना। छात्रावास, छात्राधन आवास। सूर्य अस्त, सूर्यधन अस्त। सूर्य एक शब्द हुआ, अस्त दूसरा शब्द हुआ, दो शब्दों का योग यौगिक शब्द कहलाएगा। रूढ़ यौगिक शब्द या यौगिक योग रूढ़ शब्द, वे शब्द कायदे सुनिएगा इसको, वे शब्द जो दो शब्दों के योग से मिलकर बने हों, वे शब्द जो दो शब्दों के योग से मिलकर बने हों, किंतु दोनों शब्द अपने महत्व को छोड़कर किसी तीसरे शब्द को धारण करते हो। किंतु दोनों शब्द अपने महत्व को छोड़कर किसी तीसरे शब्द को धारण करते हो। जैसे उदाहरण देखिए पंकज का, पंगधंजा। पंग का मतलब कीचड़, अज्जा का मतलब उत्पन्न होना, अर्थात जो कीचड़ में उत्पन्न हो, कमल। तो दोनों शब्द अपने महत्व को छोड़ रहे हैं और तीसरे शब्द कमल को धारण कर रहे हैं। दशानन, दश धन आनंद, दश धन आनंद। और मैंने कहा रात में मुझे सपने में दशानन आए, तो आपको कहोगे सर आपको सपने में रावण आए। दश धन आनंद, दोनों महत्व को छोड़कर आनंद रावण को प्रकट कर रहे हैं। लंबोदर, लंब धन उदर, दोनों लंब धन उदर, लंबोदर, दोनों पद अपने महत्व को छोड़कर गणेश जी को धारण कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, वह शब्द जो अकेला हो, दूसरे शब्द के योग से मिलकर न बनता हो, रूढ़ि शब्द। वह शब्द जो दो शब्दों के योग से मिलकर बनता हो, यौगिक शब्द। वह शब्द जो दो शब्दों के योग से मिलकर बनता हो, किंतु दोनों शब्द अपने महत्व को छोड़कर तीसरे पद को धारण करते हो, यौगिक रूढ़ यौगिक शब्द कहलाएगा। यह हुआ बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तत्सम शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक आप क्वालिटी ऑटो एक 480 360 पे नहीं जाएंगे, आप खुद भी मूर्खता का परिचय दे रहे हो, हमको भी दिलवा रहे हैं। 144 पे वीडियो आपको सर्च करने पर नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है। तत्सम शब्द की परिभाषा सुनिए, उदाहरण आपके सामने सबके हैं। मैंने कहा तत्सम शब्द, वे शब्द कायदे सुनिएगा, वे शब्द जो संस्कृत के हैं और उनका प्रयोग संस्कृत में ही किया जाता है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत के हैं और उनका प्रयोग संस्कृत में ही किया जाता है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए आम्र संस्कृत शब्द है, अग्नि संस्कृत शब्द है, कपोत संस्कृत शब्द है, द्विवर संस्कृत शब्द है, कृष्ण संस्कृत शब्द है, गर्त संस्कृत शब्द है। कोई डाउट तो नहीं होगा? ये सब संस्कृत शब्द हैं। और मैंने कहा तद्भव, तो मैंने कहा वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हों, जो संस्कृत से निकलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हों, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हों, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। इन्हीं संस्कृत के तत्सम शब्दों को उठाकर हम तद्भव में बदल दे रहे हैं। आम्र का क्या बन जाएगा हिंदी? तद्भव क्या बनेगा? आम। अग्नि का आग, कपोत का कबूतर, द्विवर का देवर, कृष्ण का किशुन, गर्त का गड्ढा। कोई डाउट तो नहीं होगा? क्लियर है ना? देशज शब्द, देशज शब्द का मतलब जो है मैंने देशज कहा, वे शब्द जो भारत के भी ना हो, अपने देश के भी ना हो, और ये किस देश से लिए गए हैं ये भी स्पष्ट ना हो रहा हो, और उनको अपने देश का शब्द मान लिया जाता है, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, ठोस, डिब्बा, खिड़की। ये दुनिया के किस भाषा से लिए गए? अरबी से हैं, फारसी से हैं, तुर्की से हैं, क्लियर नहीं है। और ये भारत के हिंदी शब्द और संस्कृत शब्द भी नहीं है। तो इनको अपने यहां ही मान लिया जाता है, अपने यहां ही प्रयोग किया जाता है, मगर इनको ना तत्सम में रखा जाता है, ना तद्भव में रखा जाता है, बल्कि इनको देशज शब्द में रख दिया जाता है। विदेशज शब्द, वे शब्द विदेशज शब्द कहलाएंगे। वे शब्द जो
विदेश से लाए गए हो, भाई हमारे यहाँ अंग्रेज आए ना, हमारे यहाँ मुगल आए ना, हमारे यहाँ तुर्की आए ना, अरबियन आए ना, जो वे शब्द जो विदेश के हो, जिनकी उत्पत्ति अलग भाषाओं में हुई हो, मगर उनका प्रयोग भारत में आसानी से हिंदी के साथ किया जाता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अपील, कमेटी, इंच। अपील, कमेटी, इंच, ये तीनों शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं, मगर आज हम इनको हिंदी में आसानी से प्रयोग करते हैं। कहते हैं ना कि हम हाई कोर्ट अपील करेंगे, हम कमेटी का गठन करके जांच कराएंगे, हम एक भी इंच जमीन आपको अपनी नहीं देंगे। तो इन तीनों का प्रयोग हिंदी में ही किया जाता है, मगर ये अंग्रेजी शब्द है। मैंने कहा चश्मा, खर्च, दुकान, बाग फारसी शब्द है, मैं इनका प्रयोग हम नॉर्मल हिंदी में करते हैं नहीं करते। तारीख, मुकदमा, अमीर, ये सब अरबी शब्द हैं, मैं इनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं कि नहीं करते हैं। वे शब्द जो विदेश के हों, भारत के अंदर बोले जाते हैं, उनका प्रयोग हिंदी के साथ किया जाता हो, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। और वे शब्द जो किस देश से लिए गए आज तक स्पष्ट नहीं हुआ, उनको भारत में ही बोला जाता है और उनका भारत से भी कोई संबंध नहीं है, उनको हम देशज कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत के हिंदी में प्रयोग करके बोले जाते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत के हैं और संस्कृत में ही प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। 3 बार रिपीट कर चुका हूं, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने, ये आपका शब्द है और ये शब्द के भेद हैं और शब्द के इन भेदों को महत्व दिया गया है। ठीक, क्लियर? क्लियर है ना भाई? कोई डाउट तो नहीं होगा। अब आगे आइए भाई, ये शब्द कंप्लीट हुआ। इतने शब्द अगर आपके तैयार हैं तो हमको लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए, आप वाक्य में शब्दों के मेल को या शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। राम खाना खाया, राम एक शब्द हुआ, खाना दूसरा शब्द हुआ, खाया तीसरा शब्द हुआ। तीनों शब्द जहां मिलेगा वहीं पे एक वाक्य की रचना हो जाएगी। क्लियर? मैंने कहा रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद हैं। एक सरल वाक्य है, एक मिश्रित मिश्र वाक्य है और एक संयुक्त मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य क्या है? रचना के आधार पर जो चल रहा है वाक्यों के भेद। सरल वाक्य जिसमें क्रिया स्पष्ट हो जाए, जिसमें मुख्य क्रिया अपने आप को स्पष्ट करते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में वो शब्द हो। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम करता हुआ, पुस्तक कर्म हुई और पढ़ना क्रिया हुई। राम क्या पढ़ता है? पुस्तक। एक सरल भाषा का शब्द है कि नहीं है? मैंने कहा राजेश सो रहा है, सोना क्रिया हो गई और राजेश करता हो गया। कोई डाउट? सरल भाषा हो गई, सरल शब्द है, कोई तकलीफ नहीं है। और मिश्र वाक्य जो है, सरल भाषा के साथ, कायदे सुनिएगा, सरल भाषा के साथ जब कोई छोटा सा उपवाक्य जोड़ दिया जाए। उपवाक्य मतलब एक देखते हो कि पिक्चर में एक हीरो होता है और एक सब हीरो होता है, सहायक कलाकार जिसे आप बोलते हैं, हीरो का भाई, हीरो का दोस्त। वैसे ही अगर साधारण वाक्य में एक उपवाक्य जोड़ देते हो, छोटा सा उपवाक्य, ये लिखा हुआ है उपवाक्य, जोड़ देते हो तो अपने आप वह मिश्र वाक्य कहलाएगा। जैसे मैंने कहा मेरा काम समाप्त हो जाए, ये तो हमारा साधारण वाक्य है। यहां तक मेरा काम समाप्त हो जाए, ये एक साधारण भाषा वाक्य है। तो तुम जा सकते हो, ये छोटा सा उपवाक्य जुड़ गया ना। मैंने कहा आश्चर्य है, ये उपवाक्य है, क्यों आ जीत गया? ये साधारण वाक्य है, ये साधारण हो गया और ये उपवाक्य हो गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा ना। मैंने कहा उसने परीक्षा दी, वह 10वीं की थी, उसने परीक्षा दी, साधारण वाक्य हुआ, वह 10वीं की थी, ये एक उपवाक्य छोटा सा हो गया। क्लियर है? अब आइए नीचे, ध्यान रखिएगा, नोट में मैंने लिखा है उपवाक्य को पहचानने के लिए कि यदि, तो, तथापि, इसलिए का प्रयोग उपवाक्य में किया जाता है। साधारण वाक्य में किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं किया जाता है। संयुक्त वाक्य, जहां 2 वाक्य एक साथ जुड़ते हों और दोनों उपवाक्य ना और दोनों बड़े बड़े वाक्य हों, तो वहां पे क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। मैंने कहा जहां 2 या 2 से अधिक वाक्य, सरल वाक्य आपस में जुड़ जाएं, वहां संयुक्त वाक्य होगा। मैंने कहा सूर्य उदय हुआ और अंधेरा चला गया। अंधेरा चला गया एक वाक्य है और सूर्य उदय हुआ ये दूसरा वाक्य है, और जहां दोनों मिल जाएंगे वहीं पर एक संयुक्त वाक्य उभर कर सामने आए। संयुक्त मतलब 2 जुड़े वाक्य ना भाई।
मैंने कहा हमने पानी बरसते देखा, हमने पानी बरसते देखा, ये एक वाक्य हुआ। और हम घर में शरण ली, या और हमने और मैं घर में, मैंने और घर में शरण ली। घर में शरण ली एक वाक्य हो गया साधारण, और हमने पानी बरसते देखा ये दूसरा वाक्य हो गया, और दोनों जहां मिल गया वहीं संयुक्त वाक्य हो गया। बहुत एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, समझने वाले 2 एग्जांपल में समझते, गधे आजीवन नहीं समझते। नोट, अतः फिर भी, अतः फिर भी, किंतु, परंतु का प्रयोग यदि किया जा रहा है तो संयुक्त वाक्य होगा, इसको याद रखिएगा। अब आ जाइए, यह रचना के आधार पर वाक्य भेद हुआ। अब इधर आइए, इधर जब आप आएंगे तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद, अर्थ के आधार पर देखिएगा, हल्का कंजेस्टेड है लिखने में, तो इसलिए मेरे शब्दों पर भी जाइएगा। मैं बोल रहा हूं वो तो कान में स्पष्ट जा रहा होगा ना। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद, तो मैं पहला वाक्य बताया, नंबर 1 अर्थ के आधार पर वाक्य बटेंगे। नंबर 1 होगा विधानवाचक वाक्य। कहोगे इमरान सर विधानवाचक वाक्य क्या है? विधानवाचक को कैसे क्लियर किया जाएगा? विधान का मतलब होता है, विधि का विधान बोलते हो ना, विधि का विधान जो होगा वही होगा। तो जहां पर कार्य करना या कार्य होना, जहां विधानवाचक अगर पूछा जाएगा तो जहां पर कार्य करना अथवा कार्य का होना पाया जाता है उसे हम विधानवाचक कहते हैं। कहोगे इमरान सर उदाहरण दीजिए। सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्य पूरब से निकलता है, कार्य होना पाया जा रहा है नहीं पाया जा रहा है? सूर्य निकल रहा है, कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है? राकेश घर चला गया है, या राकेश घर चला गया, तो राकेश घर गया तो राकेश घर जाने का कार्य पूरा कर लिया कि नहीं कर लिया? जहां कार्य करना अथवा कार्य होना पाया जाए वहां पर विधान कहते हो ना, विधि का विधान है, अर्थात जब लिखा होगा तभी होगा। अर्थात विधानवाचक में ये याद रखिएगा, विधि का विधान है, ये ट्रिक है, और आप इसके आधार पर करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि सूर्य कार्य करना अथवा कार्य का होना पाया जाए। सूर्य पूरब से निकलता है तो कार्य कर रहा है सूर्य, राजेश घर को जाता हो तो राजेश घर जाने का कार्य कर रहा है। अब तो कोई डाउट नहीं होगा। निषेध कहते हैं ना, कहीं आपने देखा होगा यहां टॉयलेट करना निषेध है, यहां जोर से बोलना निषेध है, ऑफिस में आना बिना पूछे आना निषेध है। तो पढ़ते होंगे ना निषेध। निषेध का मतलब ही मना कर देना है। क्लियर है? निषेध का मतलब जहां किसी कार्य के न करने का बोध हो उसे निषेध कहा जाता है। अब तो ट्रिक समझ में आ गई ना, मैं आपको एग्जांपल दे दिया। ऑफिस बाहर निकलना निषेध है, यहां टॉयलेट करना निषेध है, या यहां पे आना निषेध है, लिखा होता है ना। यहां जोर से बोलना निषेध है, यहां स्मोकिंग जोन निषेध है। पढ़ते होगे ना, तो याद रखना, निषेध से भी याद आ जाना चाहिए, ट्रिक है इसकी। और याद रखना, निषेध का मतलब जहां पर कार्य न करना पाया जाए। तुम आज गांव नहीं जाओगे, तुम आज गांव नहीं जाओगे, अध्ययन एकेडमी बैठ के पढ़ोगे, तो इसका मतलब यही हुआ ना साफ साफ कि कार्य नहीं किया जा रहा है, और यहां पे नहीं ही निषेध है। मैंने कहा आज कक्षा नहीं चलेगी, ऑफलाइन, ऑनलाइन तो चल ही रही है। आज कक्षा नहीं चलेगी, अगर नहीं चलेगी लिखा है तो निषेध हो गया कि नहीं हो गया? मना कर दिया गया ना। ऊपर परिभाषा यही बोल रही ना, जहां पर कार्य करने ना करना पाया जाए। निषेध में कोई, तुम आज नहीं सोओगे, तुम आज खाना नहीं खाओगे, आज तुम कपड़े नहीं पहनोगे, आज तुम मोबाइल नहीं देखोगे, आज तुम सिनेमा नहीं देखोगे, सब निषेधवाचक है। एग्जाम्पल 2 दिए जाते हैं, समझने के लिए 100 है। जो प्रतियोगी छात्र होता है ना, 2 से पकड़ लेता है, उसको 100 एग्जाम्पल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और परिभाषा भी एक शब्द की होनी चाहिए, पर कंप्यूटर के लिए परिभाषा इतनी बड़ी नहीं होती। गधों का बैग भारी होता है, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति 2-3 कॉपी किताब लेकर चलते हैं। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक मतलब साफ साफ कह रहा है कि आज्ञा दी हो या आज्ञा ली हो, आज्ञा दी हो या आज्ञा ली हो। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो, जिन वाक्यों में आज्ञा देने या, भाई शब्द से ही क्लियर हो गया ना। तो साफ साफ पहला उदाहरण देखिए, तुम जल्दी से घर जाओ, तुम जल्दी से घर जाओ। अगर तुम्हारे बॉस ने कहा या तुम्हारे गुरु ने कहा या तुम्हारे पिता ने कहा तुम जल्दी से घर जाओ, तो उन्होंने तुम्हें आज्ञा दी कि नहीं दी? आज्ञा दी तो आज्ञावाचक हुआ कि नहीं हुआ? बड़ों का आदर करना सीखो। तुम घर में बैठे थे, चाचा आए, पापा के दोस्त आए और तुम आराम से पबजी खेलते बैठे रहे, तो पापा ने क्या कहा? बड़ों की आज्ञा करना सीखो।
तो इसका मतलब है पापा ने आपको आज्ञा दी ना कि जरा सा बड़ों का आज्ञा करना सीखो, यही हुआ ना। तो बड़े का आज्ञा करना सीखो में भी आज्ञा है और जल्दी से तुम घर जाओ में भी आज्ञा है। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य को भी समझाना पड़ेगा। प्रश्नवाचक वाक्य जहां क्वेश्चन मार्क लगा होगा अपने आप प्रश्नवाचक होगा। वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा तो एग्जाम आप हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि क्वेश्चन ही गलत दे दिया एग्जामिनेशन में। तो प्रश्नवाचक वाक्य जहां प्रश्न पूछा गया हो। साफ साफ पहला उदाहरण है, राजेश के पिता का क्या नाम है। राजेश के पिता का क्या नाम है, तो क्या प्रश्न हो गया कि नहीं हो गया। आप कहां रहते हो, तो आप कहां रहते हो, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो कमेंट में लिखिएगा सर मैं यहां रहता हूं, मैं यहां रहता हूं, मैं यहां रहता हूं, मैं यहां रहता हूं। तो तुम कहां रहते हो प्रश्न हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना। तो प्रश्नवाचक क्लियर हो गया। मैंने कहा विस्मयवाचक, जहां पर बात ही स्पष्ट ना हो, विस्मयता का बना हो। विस्मयवाचक मतलब जहां पर एक आश्चर्य हो, एक जैसे मैं तुमसे कहूं ओह तुमने इंटर टॉप कर दिया, भरोसा मुझे नहीं था तभी तो मैंने पूछा, आश्चर्य हुआ नहीं। जहां पे तुम्हारी ये भ्रुकुटी, ये जो माथे की भ्रुकुटी है तनने लगे, जहां पर तुमको आश्चर्य होने लगे, वहां पर आश्चर्यवाचक होता है। मैंने उदाहरण दिया, ओह तुम बीमार पड़ गए, हत्ते कट्टे थे और सुबह में पहुंचा तो तुम छींक रहे थे। तो मैंने पूछा ओह आश्चर्य हुआ ना भाई कि कल तो देखा ठीक, आज देखा गड़बड़ा गया मामला सारा। तो मैंने कहा ओह आप बीमार पड़ गए, तो इसका मतलब आश्चर्य हुई नहीं, बात में हुई। मैंने कहा कौन सा महीने चल रहा, सितंबर, जुलाई में बारिश होती है और जो भयानक बारिश हो रही है। तो मैंने क्या कहा, वाह खूब बारिश हो रही है। तो आश्चर्य वाली बात है ना कि वाह अब मैं पैंट शर्ट पहना हूं, अगर मैं जैकेट पहन के तुम्हारे आगे बिल्कुल मफलर उफलर बांध के अरविंद केजरीवाल की तरह चला आऊंगा तो तुम कहोगे अरे गुरुजी का हो गया, ये कहोगे नहीं कहोगे। और जैसे तुम्हारे गुरुजी कहे तुम आश्चर्यजनक हो गए ना भाई, और जहां तुम्हारे अंदर आश्चर्य आ गया वहीं पर आश्चर्यवाचक वाक्य हो गया, हाँ या ना। विस्मय आ गया। इच्छा वाक्य, जहां पर भाई इच्छा वाचक भी क्लियर है, जहां इच्छा या शुभवाचक, भाई जहां इच्छा या शुभकामना के बारे में बात की गई हो। जैसे मैं आपसे कहूं आपका दिन मंगलमय हो, तो शुभकामना दिया कि नहीं दिया, जब शुभकामना दिया तो जाहिर सी बात है ना इच्छावाचक हो। जहां इच्छा और शुभकामनाओं के बारे में बात की गई हो, अर्थात आपका दिन मंगलमय हो, अर्थात आपका दिन मंगलमय हो तो आपको शुभकामना दी कि नहीं दी। हे राम रक्षा करो, तो मेरी इच्छा है कि राम रक्षा करे ना, तो ये, या मैं आपसे कहूं प्रभु जल्द स्वस्थ करे, हे राम रक्षा करो, हे प्रभु तुम दया करो, प्रभु तुम्हें जल्दी स्वस्थ करे, ये सारी जो है आपकी इच्छावाचक हो गई। मैंने कहा संदेहवाचक, जहां बात में ही संदेह हो, जहां बात में ही संदेह हो। कल तुम लाइव आओगे कि नहीं आओगे, अगर मैं तुमसे पूछूं संदेह आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि इमरान सर कैसे बात कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा भाई कल आप सब लाइव आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लाइव आएंगे। जहां आपने बिल्कुल लाइव कह दिया तो वहां पर आपका नॉर्मल वाक्य हो गया जिसे आप विधानवाचक कहते हो, और जहां पर मैं पूछ लिया कि कल क्या आप लाइव आएंगे कि नहीं आएंगे, वहां मुझे संदेह हो गया। उदाहरण के लिए शायद वह कल आएगा, जहां शायद लग गया तो कल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये आपके वाक्य हो गए, ये आपके शब्द हो गए, ये आपके वाक्य का पहला प्रकार है, ये आपके वाक्य का दूसरा प्रकार है। यहां रचना के आधार पर शब्दों के भेद हैं, यहां अर्थ के आधार पर यहां रचना के आधार पर वाक्यों के भेद हैं, और यहां अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद हैं। कहोगे इमरान सर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे उदाहरण के लिए यही ले लिया जाए सबसे पहले शब्दों को, तो दे दिया जाएगा निम्नलिखित में से, ध्यान रखिएगा अगर वो आम देगा तो वो कभी नहीं देगा कि सार्थक शब्द है कि रूढ़ि शब्द है कि तत्सम शब्द है कि तद्भव शब्द है, वो तीनों हैं। जब देगा तो वो स्पष्ट करेगा बनावट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन शब्द है। जैसे दे देगा आम, अगर आम दे दिया तो पूछेगा उपर्युक्त वाक्य, उपयुक्त शब्द बनावट के आधार पर शब्द का कौन सा भेद है। तब आप जब बनावट के आधार पर देखेंगे तो यह रूढ़ि शब्द है। अगर पूछा जाएगा आम शब्द उत्पत्ति के आधार पर कौन सा भेद है, तो आप आम शब्द उत्पत्ति का आधार तद्भव शब्द का भेद है। अगर साधारण पूछा गया कि साधारण भाषा में आम शब्द किस शब्द का भेद है, तो सार्थक शब्द का भेद है, आम का अर्थ होता है। क्लियर हो रही बात। मैंने कहा एक भी क्वेश्चन दे देगा, नीचे से पूछ लेगा कि लोटा तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। दे देगा डिब्बा तत्सम है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। दे देगा
अपील तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। आपको ये याद नहीं होगा तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। दे देगा पंकज रूढ़ी है, यौगिक है या रूढ़ यौगिक है? अगर तीनों में है तो कौन सा है? जब आपको पता होगा तभी आप बता पाएंगे। दे देगा सरल वाक्य कौन से हैं? जहां पर क्रिया का बोध होता है उसे सरल कहते हैं। जहां मिश्र वाक्य, जहां पर क्रिया के साथ साधारण सा उपभाषा उपवाक्य का प्रयोग किया गया हो, जहां दो शब्दों का प्रयोग की, दो वाक्यों का बराबर का प्रयोग किया गया हो, उसे संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। मैंने कहा रचना के विधानसभा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो विधानवाचक वाक्य, निषेध वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्न वाक्य, विस्मय वाक्य, इच्छानुसार वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। ये सारी चीजें क्लियर हैं। आज के लिए यही आपके पास सारी चीजें हैं। बहुत लंबे में नहीं पढ़ाना है सर, तो फिर वीडियो कोई मतलब नहीं होगा, वीडियो का कोई मतलब नहीं होगा। बिल्कुल लंबे में नहीं पढ़ाना है। आप सबका धन्यवाद आज के लिए। पूरा दरोगा का जितना हिंदी है, जितना यूपी जीएस है, जितना जीएस में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक इकोनॉमिक है, जितना मैथ है और जितनी रीजनिंग है, एक एक वीडियो भाग 1 भाग 2 डाली जाएगी। अध्ययन एकेडमी इलाहाबाद नामक यूट्यूब चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जा रही हैं। जितने लोग आज भी मेरे पास 3 बच्चे फोन करके मैसेज करके पूछे सर लाइव क्लास चालू हो गई क्या, इसका मतलब है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जिस क्लास के आप हैं उस क्लास के अपने मित्रों को बता दें ताकि उनका भी लाभ हो सके। लाभ कभी अकेले का नहीं होना चाहिए। आज के लिए यही। फिर मैं कह रहा हूं कि आप सब जब तक ज्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे, इस पसीने का कोई मोल नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।